मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। हारिम या डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड है। पार्ट 13। अजय रेड्डी ने धीरे से अपने हाथ में तलवार घुमाई और अयान को घूरने लगा। आप बहुत मजबूत हैं, मैं यह मानता हूं, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे इस तरह डरा सकते हो? अजय, आशीष दीवान ने अपना मुंह खोला। चुप रहो, अजय रेड्डी अचानक फिर चिल्लाया। उसने पलटकर अपने मृत साथियों और हुआंग तियान्यू को देखा, जिनकी उसने स्वयं हत्या की थी। वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि शहर के चयन में प्रवेश करते समय वह कितना उत्साहित था, लेकिन अब वह अकेला रह गया था। तभी अजय रेड्डी ने गुस्से से अयान की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। मैं ये कर्ज अवश्य चुका दूंगा। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अयान, तो मैं, अजय रेड्डी, इंसान न रहने की कसम खाता हूं। आशीष दीवान को अजय रेड्डी ने श्राप दिया था और उसका हृदय क्रोध से भर गया था, लेकिन अजय रेड्डी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसने अपना क्रोध वापस निगल लिया। अयान ने अजय रेड्डी की ओर ठंडे मन से देखा। बकवास की कोई जरूरत नहीं है। आपने आलोक सेन और बहन राधिका सेन को इस हद तक प्रताड़ित किया। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं आज तुम्हारे कुत्ते की जान ले लूंगा। अजय रेड्डी ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना तुरुप का पत्ता छिपा रहे हैं? मेरे पास भी एक है। मूल रूप से इस चाल का इस्तेमाल आशीष दीवान से निपटने के लिए किया गया था, लेकिन अब जब यह ऐसा हो गया है तो मैं इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। बोलते बोलते अजय रेड्डी ने 2 गोलियां निकाली, एक लाल और एक पीली। दोनों गोलियों में हल्की सुगंध नहीं थी, बल्कि हल्की रक्त ऊर्जा थी। जब अयान ने दोनों गोलियां देखी तो वह अपनी बाहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। हालांकि अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि वे दोनों गोलियां किस काम की थीं। अजय रेड्डी ने कहा, ये दोनों तीसरी श्रेणी की गोलियां हैं। इनमें से एक पागल शैतानी रक्त शोधन गोली है। यह आधे घंटे में मेरी समग्र शक्ति को दोगुना कर सकता है। दूसरी गोली का नाम है अर्थ कंडेंसेशन पिल। इसे खाने से मुझे 1 घंटे के भीतर पृथ्वी शिरा के गुण प्राप्त हो जाएंगे। हर कोई हंगामा मचा रहा था। पागल दानव रक्त शोधन गोली के प्रभाव बहुत शक्तिशाली थे, उसकी ताकत दोगुनी हो गई थी। जहां तक पृथ्वी संघनन गोलियों का प्रश्न है, वे और भी अधिक असामान्य थीं। क्या वे वास्तव में मार्शल कलाकारों को अल्प समय में ही नई जन्मजात विशेषताएं प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं? वास्तव में दुनिया में ऐसी एक गोली थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वरिष्ठ सदस्य होना लाभदायक है। ये चीज उसके दादा ऋतिक रेड्डी को मिली होगी, किसी ने धीरे से कहा। अजय रेड्डी की ओर देखते हुए उसने दोनों गोलियां निगल लीं और चिल्लाया, आज अयान सिर्फ मेरा है। केवल मैं ही उसे मार सकता हूं। जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए अजय रेड्डी ने अयान से आमने सामने मुकाबला करने का फैसला किया। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, हर कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अजय रेड्डी का आभामंडल पागलपन की हद तक बढ़ने लगा था। आशीष दीवान ने गंभीर स्वर में कहा, अजय मूलतः साधारण जलचरों का हुनर है। लंबी लड़ाई के मामले में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अब जब उसने दूसरा पृथ्वी शिरा गुण जोड़ लिया है तो वह एक अजेय किला बन गया है। हा 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 हा। अजय रेड्डी ने अपना सिर उठाया, मुठियां भींची और भी जोर से हंसने लगे। इतना अधिक कि उसका पहला मौसम इतना भयंकर रूप से फूटा कि उसके लंबे बाल भी गिर गए और फिर वह उगते हुए पहले मौसम में पागलों की तरह नाचने लगा। आओ अयान, क्या आपके पास असाधारण आक्रामक शक्ति नहीं थी? अब चलो मेरी सुरक्षा का प्रयास करें। अजय रेड्डी ने अपनी तलवार लहराई और तलवार से तीखी आवाज निकली। तलवार के आसपास का मौसम पहले की तुलना में 2 गुना से भी अधिक घना था। जब वह तलवार हाथ में लेकर अयान की ओर बढ़ा तो उसके हर कदम से जमीन में एक छोटा सा छेद होता गया। पृथ्वी शिरा प्रतिभा हमेशा अपनी रक्षात्मक क्षमताओं के लिए जानी जाती थी। अजय रेड्डी के 9वें स्तर के जियांटियन क्षेत्र और पागल दानव रक्त शोधन गोली की ताकत ने इस परिणाम को जन्म दिया था। अजय रेड्डी उछलकर ऊपर चढ़े और तलवार लेकर आसमान से उतरे। इस समय सभी को एक अवर्णनीय दबाव महसूस हुआ। हालांकि अजय रेड्डी लंबे चौड़े दिख रहे थे, लेकिन जब वे उतरे तो सभी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने आसमान से पहाड़ उतरते देखा हो। अयान ने अभी अभी पिछले मौसम का कुछ हिस्सा संक्षेप में प्रस्तुत किया था, लेकिन अब उसने उसका एक हिस्सा निकाला और अजय रेड्डी से मुकाबला करने के लिए अपनी कृपान उठाए। तलवार की क्यू तलवार के शरीर पर जम गई और कृपान की क्यू कृपान के शरीर पर जम गई। इसी समय कृपान और तलवार में भीषण भिड़ंत हो गई। झनकार, तलवारें आपस में टकराने लगी, जिससे कानफोड़ू ध्वनि उत्पन्न हुई। सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे। अजय रेड्डी की तलवार ने अयान के पैरों को जमीन में धंसा दिया। उसके पैर सीधे घुटनों तक पहुंच गए।
अयान को ऐसा महसूस हुआ कि उसके सिर पर 10,000 जिनका एक बड़ा पत्थर दबाव डाल रहा है और उसकी भुजाएं कांपने लगीं। मुख्य बात यह थी कि अयान की साधना का आधार अपर्याप्त था। उन्होंने हमेशा सीमा पार दुश्मनों को मारने के लिए विस्फोटक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया था। जब उसके पास खुद को सहारा देने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक ऊर्जा और ऊर्जा नहीं थी, तो वह केवल अपनी बिजली शिरा विशेषता पर ही पूरी तरह भरोसा कर सकता था। अजय रेड्डी की तलवार की मार की शक्ति कुछ ऐसी थी जिसका सामना अयान सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर सकता था। मुझे एक और दे दो। अजय रेड्डी ने भयावह ढंग से मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और अपनी दूसरी तलवार से वार किया। अयान ने निर्णायक रूप से अपने पैर खींच लिए और तेजी से पीछे हट गया। उसी समय उन्होंने अजय रेड्डी के दूसरे हमले को रोकने के लिए अपनी विशाल कृपाण लहराई। दूसरी तलवार अयान के शरीर में जा लगी, जिससे अयान बलपूर्वक क्षैतिज रूप से उड़ गया। विशालकाय काले रंग की तलवार उसके हाथ से लगभग उड़ गई। हा 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 हा, अजय रेड्डी जोर जोर से हंसते हुए अपना पीछा जारी रखा। जहां तक अयान का सवाल है, उसे उड़ान में एक अवसर मिला। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर कदम रखा और अचानक उसकी उड़ान में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया। घने मौसम ने ब्लेड पर संघनित किया और वह फिसल गया और उस पर बह गया। विशाल कृपाण क्षैतिज रूप से कटा और 5 मीटर कृपाण क्यूई बाहर आ गया। ओह! अजय रेड्डी सीधे खड़े हो गए और अपने बाएं हाथ से आगे की ओर धक्का दिया। एक हल्की मिट्टी जैसी पीली ज़ियांटियन ढाल दिखाई दी। अयान का स्लैश सामान्य परिस्थितियों में पहले से ही सबसे मजबूत था। हालांकि जब कृपाण क्यू ने अजय रेड्डी की ढाल पर प्रहार किया, तो वह वास्तव में ढह गई। दूसरी ओर अजय रेड्डी की क्यू शील्ड बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। अजय रेड्डी ने सहजता से अपने कंधे पर पड़ी धूल के बारे में बात करते हुए कहा, ये क्या है? मैं चाहता हूं कि एजियो ड्रैगन समुद्र में चला जाए। क्या पहले मौसम पर्याप्त नहीं है? अजय रेड्डी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप सोचते हैं कि चूंकि मैं अपना चेहरा वापस पाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके धीरे धीरे ठीक होने का इंतजार करूंगा और फिर आपसे खुलकर लड़ूंगा? अयान अजय रेड्डी को घूरता रहा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वह जानता था कि अजय रेड्डी का स्वभाव परिवर्तनशील है और वह पुनर्तः खलनायक है। वह हमेशा अपने हृदय में सतर्क रहता था। अजय रेड्डी ने हंसते हुए कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। मौसम खराब होने के लिए आप किसे दोषी मानते हैं? अपने आप को दोषी ठहराइए कि आपके पास पर्याप्त साधना क्षेत्र नहीं है। मैं आपकी कमी के कारण क्यों झुकूं? क्या आपको समुद्र में जाने के लिए एजियो ड्रैगन की जरूरत नहीं है? तो फिर मर जाओ। जैसे ही अयान पीछे हटा, उसने अपने मन में अपनी स्थिति की जल्दी से जांच की। यदि उसे पालथी मारकर बैठने और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने का मौका मिले, तो वह दानव मूल फल के साथ 20 मिनट में अपनी चरम अवस्था में वापस आ सकेगा। यदि वह युद्ध में केवल दानव मूल फल पर निर्भर रहता, तो उसे अपनी पूर्ण अवस्था में आने में 40 मिनट लगते। अपनी सहनशक्ति को छोड़कर यदि वह केवल पहले मौसम की खपत को ही गिनता, तो एजियो ड्रैगन को समुद्र की एक यात्रा के लिए अपने पहले मौसम का 10वां हिस्सा खपत करना पड़ता। और अब उसके शरीर का मौसम खत्म हो गया था। यदि वह एजियो ड्रैगन को समुद्र में जाने के लिए पर्याप्त समय बचाना चाहता था, तो उसे कम से कम 4 मिनट इंतजार करना होगा। लेकिन अजय रेड्डी को देखकर, जो उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था, अयान का मूड गंभीर हो गया। ये कार्य पूरा करना आसान नहीं था और उसके शरीर में अभी भी श्वेत ज्वाला बिजली की शक्ति थी, लेकिन इस शक्ति का उपयोग आशीष दीवान के खिलाफ किया जाना आवश्यक था। यदि इसका प्रयोग अजय रेड्डी पर किया गया तो यह वास्तव में उसके पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर देगा। अयान, मर जाओ! अजय रेड्डी ने अपनी तलवार को अपनी छाती के सामने रखकर चिल्लाया, आओ और मेरे रेड्डी कबीले के सबसे गौरवपूर्ण युद्ध कौशल को आजमाओ। जैसे ही उसने ये बात कही, अजय रेड्डी ने अपनी तलवार से वार किया और चिल्लाया, रेड्डी कबीले की तलवार, पृथ्वी को तोड़ डालो। अजय रेड्डी ने तलवार की एक लड़ी काट दी, लेकिन तलवार की एक लड़ी का आकार थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंघी उड़कर बाहर आ गई हो। तलवार क्यूई का अर्धचंद्राकार आकार एक पंखनुमा गैस को वहन करता था। इस तरह के आकार के साथ तलवार क्यूई वास्तव में उड़ती शूटिंग के बीच में घूमने लगी। अयान का दिल धड़क उठा। साधारण तलवार की क्यू क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर थी, इसलिए चकमा देना थोड़ा आसान था। जब तक वह तलवार की क्यूई से अधिक तेजी से चकमा देता रहेगा, तब तक सब ठीक रहेगा। हालांकि ये घूमती हुई तलवार क्यूई बहुत तेजी से घूम रही थी और लगभग अर्धगोलाकार आकार में बदलने वाली थी। इसका आवरण क्षेत्र साधारण तलवार क्यूई से कहीं अधिक व्यापक था। सीधे तौर पर चकमा देना पर्याप्त नहीं था। अयान सीधे जमीन पर आया और बाहर कूद गया। इतनी बड़ी गतिविधि के साथ वह तलवार क्यूई के लिफाफे को चकमा देने में सक्षम था। तलवार की क्यूई लगभग अयान के दाहिने पैर को छू गई। आपकी प्रतिक्रिया बहुत तेज है, सरिता दुबे ने उत्सुकता से कहा। जिस समय अजय की तलवार चली गई, अयान ने पहले ही दिशा की गणना कर ली थी और चकमा देना शुरू कर दिया था। आशीष दीवान ने सिर हिलाया, यह सही है। उपस्थित अधिकांश मार्शल कलाकार अयान की तरह त्वरित प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हैं। ये बहुत दुर्लभ है।
यदि अयान एक क्षण के लिए भी हिचकिचाता तो उसे तलवार की क्यूई से मारा जाता। ओह, अजय रेड्डी ने अपनी बाहें उठाई और कहा, फिर से जमीन तोड़ो। दूसरी कंघी के आकार की तलवार क्यू अयान की ओर उड़ी। इस बार अयान ने भी अपनी गति दिखाई। इससे पहले कि अजय रेड्डी की तलवार क्यूई आकार ले पाती, उसने पहले ही तलवार क्यूई के प्रक्षेपवक्र को निर्धारित कर लिया था और एक बार फिर एक बड़ी छलांग के साथ तलवार क्यूई को चकमा दे दिया। जमीन तोड़ो। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार न होते हुए अजय रेड्डी ने अपने हाथ में ली हुई लंबी तलवार से एक के बाद एक कई वार किए। वह अजय रेड्डी पहले से ही थोड़ा पागल था। पागल दानव रक्त शोधन गोली का समर्थन पाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रहा था और बिना कंजूसी के अपने पिछले दिनों को बर्बाद कर रहा था। तलवार क्यू ने एक के बाद एक अयान की ओर वार किया। हवा के टूटने की सीटी जैसी आवाज से भरी हुई थी। दोनों तलवार क्यूई के बीच का संबंध आधे सेकंड से अधिक नहीं था। ये कहा जा सकता है कि गति अत्यंत तीव्र थी। तलवार क्यू एक के बाद एक पर दौड़ी, यहाँ तक कि आशीष दीवान और दूरी पर मौजूद अन्य लोगों ने भी देखा कि इस तलवार क्यूई जाल से ढका क्षेत्र बहुत करीब था। उनके लिए इससे बच निकलना लगभग असंभव था। इससे भी अधिक गंभीर बात यह थी कि साधारण तलवार क्यूई को चकमा देना बेहतर होगा। एक साधारण फ्लैश ही काफी था, लेकिन अजय रेड्डी की घूमती हुई तलवार क्यूई का सामना करते हुए उसे चकमा देने के लिए उसे एक बड़ी छलांग लगानी पड़ी। इस बड़े कदम का मतलब था कि अधिक समय बर्बाद होगा। हालांकि अजय रेड्डी की तलवार क्यूई के प्रत्येक धागे के बीच का संबंध आधे सेकंड से अधिक नहीं था। इस तरह का सघन आक्रमण स्पष्टतः ऐसी चीज नहीं थी जिससे आम लोग बच सकें। हालांकि इस संकट में अयान अभूतपूर्व रूप से शांत हो गया था। उन्होंने तलवार की ऊर्जा के प्रत्येक धागे के प्रक्षेप पथ की सटीक गणना की, साथ ही तलवार की ऊर्जा के अन्य तारों के उनके स्थान पर पहुंचने के बीच के समय के अंतर की भी गणना की। अयान ने एक लंबी छलांग लगाई और क्षैतिज रूप से बाहर कूद गया। ये बहुत मूर्खतापूर्ण है, आशीष दीवान ने तुरंत कहा। ये छलांग बहुत बड़ी है। भले ही वह तलवार की क्यूई की पहली लट को चकमा दे दे, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास दूसरी लट को चकमा देने का समय नहीं होगा। हालांकि वास्तविकता ने सभी को यह महसूस कराया कि यह अकल्पनीय था। अयान सिर्फ तलवार की क्यूई की पहली लड़ से ही नहीं छुप रहा था, वह तलवार की क्यूई की पहली और दूसरी लड़ से भी छुप रहा था। वह सीधे तलवार क्यूई की तीसरी लड़ के प्रक्षेप पथ पर कूद गया। जब तलवार की ऊर्जा की तीसरी लट अयान पर पड़ने वाली थी तो अयान पुनः दाईं ओर छलांग लगा दी। उसने पार्श्व कलाबाजी की और अपनी तलवार का प्रयोग कर जमीन को अवरुद्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप उसने तलवार क्यू की तीसरी लड़ी को चकमा दे दिया, लेकिन चकमा देने की प्रक्रिया में उसका सामना तलवार क्यू की दूसरी लड़ी से हुआ और वह तलवार क्यू की दूसरी लड़ी से टकराने वाला था। हालांकि अयान तलवार क्यूई की दूसरी लड़ी से बस कुछ ही पल की दूरी पर था। वह तलवार की क्यूई की दूसरी लड़ी की पूंछ से लगभग मारा गया था। दूसरों की नज़र में अयान बस तलवार की क्यूई की दूसरी लड़ी से टकराया था। हालांकि एक बार थोड़े से अंतर ने अयान को बचा लिया। तभी अयान पुनः बाईं ओर छलांग लगा दी। इस बार वह तलवार क्यू की 3 लड़ियों को चकमा देकर तलवार क्यू की 7वीं लड़ियों के रास्ते पर पहुंच गया। तलवार की 7वीं डोरी लगभग उसकी नाक की नोक को छू रही थी। फिर उसने अपनी लंबी कृपाण से जमीन की सतह को चीरा और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कल वापस उछला। दूसरों की नज़र में अयान कल तलवार क्यू की चौथी, 5वीं और 6ठी धागों से टकराया था। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था कि वह उनसे टकरा गया था, लेकिन वास्तव में वह उनसे बाल भर भी दूर नहीं था। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। दूर से देखने पर अजय रेड्डी द्वारा निकाली गई तलवार ने पूरे क्षेत्र को पंखे के आकार में ढक दिया। सू की उन्मत्त गोलीबारी को केवल नंगी आंखों से ही देखा जा सकता था। प्रकाश और छायाएं टिमटिमाती हुई गुजर गईं। अयान की छलांग की गति निश्चित रूप से तलवार क्यूई की तुलना में धीमी थी, लेकिन वह धीमी गति से तलवार क्यूई की गति को चकमा देते हुए प्रकाश की अनगिनत धारियों के बीच आगे पीछे जाने में सक्षम था। हे भगवान! 2 पर्वत चोटियों पर प्रतियोगियों ने एक के बाद एक ठंडी हवा में सांस ली, तो फिर इस स्तर तक पहुंचने के लिए अयान की गणना कितनी सटीक थी। इस समय जो कुछ वे देख रहे थे उसे वर्णित करने के लिए यदि अनुपयुक्त वर्णन का प्रयोग किया जाए तो वह ये था कि एक व्यक्ति बारिश में चल रहा था, फिर भी वह बारिश की एक भी बूंद से दूषित हुए बिना अपने पूरे शरीर को सूखा रखने में सक्षम था। हालांकि यह वर्णन बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन अयान ने सभी को यह एहसास दिलाया कि यह ऐसा ही था। ये बदमाश! जेम्स अग्रवाल ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, ये तो बहुत भयानक है। उनकी बचाव पद्धति एक विशेषज्ञ की तरह है जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया है। पर्याप्त युद्ध अनुभव के बिना वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। आशीष दीवान के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन इस तरह का युद्ध अनुभव जो इतना समृद्ध था कि उसे भयानक कहा जा सकता था, इस 16 वर्षीय लड़के अयान पर प्रकट हुआ। वास्तव में अयान ने 100 लड़ाइयां भी नहीं लड़ी थीं, यहाँ तक कि अपने पिछले जन्म में भी नहीं, क्योंकि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि रंगीन चंद्रमा संप्रदाय में जाकर मुख्य शिष्य रुद्र को चुनौती दे।
अयान के ऐसा करने में सक्षम होने का एक कारण यह था कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए ही पैदा हुआ था, वह मार्शल आर्ट के लिए पैदा हुए व्यक्ति थे। दूसरा कारण उसकी देवस्तरीय बिजली शिरा विशेषता थी, प्रतिक्रिया, गति और अनुकूलनशीलता सभी सर्वोत्तम थे। पहले तो अजय रेड्डी अपने आप पर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन अब उनके पास अपना चेहरा जलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आखिर कौन किसको चिढ़ा रहा था? बदबूदार कमीना, तुम मेरे साथ प्रदर्शन कर रहे हो। अजय रेड्डी बहुत क्रोधित थे, उसके शरीर में उत्तेजना फैल गई और वह तलवार से वार करता रहा। हालांकि इस बार तलवार की क्यूई का हर रेशा जो उसने काटा वह पहले से भी अधिक बड़ा था। पहले की तलवार क्यू केवल 3 मीटर लंबी थी, लेकिन इस हमले की तलवार क्यू वास्तव में 6 मीटर लंबी हो गई थी। इसका परिमाण सीधे दोगुना हो गया। अरे, अजय तो पहले से ही घबरा रहा है, आशीष दीवान ने बाहें सिकोड़ी। यकीन से, भले ही बड़ी घूमती तलवार क्यूई द्वारा कवर किया गया क्षेत्र दोगुना हो गया था, इसका मतलब था कि ऊर्जा संचय करने में अधिक समय लगेगा। अयान ने इस विशाल घूमती तलवार क्यूई से बचने के लिए पहले की तुलना में दोगुनी दूरी तक छलांग लगाई। वह अभी भी खतरे की तलाश में था। हालांकि यह मत भूलिए कि अयान की परेशानी बढ़ी या घटी नहीं, बल्कि अजय रेड्डी की पहला दिन बिताने की गति पहले से दोगुनी तेज थी। आशीष दीवान को इसी बात की चिंता थी। अजय रेड्डी कोई बेवकूफ़ नहीं थे, उसे लगा कि उसका पिछला मौसम जल्दी ही बीत गया। उसे तुरंत इसका एहसास हो गया और उसने अपनी तलवार वापस खींच ली। अयान ने अपनी तलवार क्यूई से हमला करना बंद कर दिया और उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हुई। उसकी आंखें अजय रेड्डी को घूर रही थीं। अजय रेड्डी ने दांत पीसते हुए डांटा, ये वास्तव में एक परेशान करने वाले बंदर की तरह है जो ऊपर नीचे कूदता रहता है। ऐसा लगता है कि आप पर हमला करने के लिए सिर्फ तलवार क्यूई का उपयोग करना पहले से ही आपके खिलाफ असहाय है। इस कदम को आजमाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे ही वह बोल रहा था, अजय रेड्डी ने अपनी तलवार अपनी छाती के सामने रख ली और फिर उसका शरीर किसी भी क्षण झपटने के लिए तैयार तेंदुए की तरह झुक गया। रेड्डी कबीले की तलवार, लगातार 3 हमले। इसके साथ ही अजय रेड्डी बिजली की तरह चमक उठे। हाँ, ऐसा लगता है कि अजय को अंततः समझ आ गया है कि केवल नज़दीकी लड़ाई ही उसके लाभ को अधिकतम कर सकती है। आशीष दीवान ने प्रशंसा में सिर हिलाया। अयान तुरंत पीछे कूद गया और पहले वार को चकमा दे दिया, जबकि अजय रेड्डी अचानक आधे रास्ते से ही घूम गया। उसने एक जेड आकार बनाया और फिर से हमला किया। एक लंबी तलवार चमकती हुई गुजरी। अजय रेड्डी अयान के पास से गुजरा और तलवार की धार अयान की गर्दन पर जा लगी। अयान बहुत पीछे झुक गया। झुकाव इतना अधिक था कि उसका सिर लगभग पीछे की ओर जमीन को छू रहा था। अजय रेड्डी का दूसरा वार चूक गया और जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़े, उन्होंने तुरंत ही फिर से पलट कर देखा। घटनाओं का यह मोड़ लगभग दोगुना होने के बराबर था। यह एक आगे की ओर आक्रमण था जो तुरंत ही पीछे की ओर आक्रमण में बदल गया। अजय रेड्डी का तीसरा वार पहले 2 वारों से अधिक तेज था, इतना तेज कि अयान अभी भी अपने पीछे की ओर बड़े झटके से उबर नहीं पाया था। सबकी नज़रों में अयान की युद्ध मुद्रा बहुत खराब थी, उसके लिए तीसरे हमले से बच पाना असंभव था। चाहे अयान अपनी पीठ पीछे की ओर करके कलाबाजी करे या फिर अपने पैरों के बल हवा में छलांग लगाए, उसके लिए इससे बच पाना असंभव था। हालांकि अयान ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने दोनों हाथों से पकड़ लिया और सीधे जमीन में गड़ गया। पीछे की ओर खींचे गए बल की मदद से वह तुरंत जमीन पर सीधा लेट गया। जैसे ही अयान जमीन पर लेटा, अजय रेड्डी की तलवार अयान के चेहरे पर लगी। अयान के लंबे कटे बालों का एक गुच्छा धीरे से आकाश में उड़ गया। वह चकमा दे रहा है। वह दृश्य देखकर सभी के सिर में सुन्नपन महसूस हुआ। यह सचमुच चौंकाने वाला था। अयान जमीन से उठ खड़ा हुआ, उसके हाथ में अभी भी कृपान थी। वह कुछ भी नहीं बोला। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी। आकाश में एल्डर सलोनी ने प्रशंसा की। हम सभी अयान के विस्फोटक मार्शल कौशल पर केंद्रित थे। हम ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उसका युद्ध कौशल कितना शक्तिशाली था, लेकिन हमने अयान के स्वयं के युद्ध कौशल को नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, बगल में खड़े एल्डर सलोनी के वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने जवाब दिया। इस तरह का युद्ध कौशल इतना कुशल है कि ऐसा लगता है कि अयान हमारी पीढ़ी का ही कोई है। अरे अरे, अजय रेड्डी के लगातार 3 हमले विफल रहे। वह गुस्से से चिल्लाया, अयान, तुम काहे हो? कैसा आदमी चकमा दे रहा है और चकमा दे रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सीधे लड़ने की? अयान ने अजय रेड्डी की ओर उदासीनता से देखा। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो या फिर आप बहुत मूर्ख हैं? आपके खिलाफ सीधे तौर पर लड़ रहे हैं। तुम मुझे खुद को मारने क्यों नहीं देते? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। रेड्डी कबीले की तलवार, लगातार 3 वार, अजय रेड्डी ने गुस्से से कहा। अजय रेड्डी ने एक बार फिर लगातार 3 हमले किए। इस प्रकार का युद्ध कौशल अत्यंत तीव्र था। मुख्य बात यह थी कि आक्रमण करते समय इसमें अत्यंत आश्चर्यजनक मोड़ लचीलापन था। लेकिन अयान ने विषय बदल दिया और विशाल कृपान जमीन में घुस गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या? जब सभी ने अयान की हरकतें देखी तो वे तुरंत चौंक गए। वे अयान के शुरुआती रुख से बहुत परिचित थे। क्या यह है जो ड्रैगन समुद्र में नहीं जा रहा है?
एक सवाल तो सब भूल गए थे, अभी अजय रेड्डी और अयान बहुत ही शानदार तरीके से लड़ रहे थे और इस तरह की खतरनाक लड़ाई में समय धीरे धीरे बीतता गया। अयान न केवल 4 मिनट तक घसीटा, बल्कि वह 10 मिनट तक घसीटा। यह उसके लिए एजो ड्रैगन को 2 बार सक्रिय करने के लिए पर्याप्त था। जब अजय रेड्डी ने यह दृश्य देखा तो वह दंग रह गए। अयान की कृपान जमीन पर उतरी और वह तुरंत आगे बढ़ गया। उसका पूरा शरीर आग के गोले में बदल गया और फट गया। एजो ड्रैगन के विरुद्ध लगातार 3 हमले। इसके अलावा वे दोनों एक दूसरे पर हमला भी कर रहे थे। इस बार उन दोनों का कितना प्रभाव होगा? अजय रेड्डी आश्चर्य से चिल्लाया। धमाका। दोनों पक्षों में भयंकर टक्कर हुई, लेकिन अजय रेड्डी के 3 प्रहार अत्यंत तीव्र थे। फिर भी वे युद्ध कौशल पर प्रहार नहीं कर रहे थे, यह अधिक लचीला है। लेकिन जब एजो ड्रैगन समुद्र में गया तो यह एक वास्तविक आक्रमण था। यह उस क्षण की विनाशकारी शक्ति पर निर्भर था। विशाल कृपान तलवार पर आ गिरी। अजय रेड्डी की तलवार को अयान द्वारा गिराए जाने से पहले एक क्षण के लिए भी कोई शीर्षक नहीं था। दूसरी ओर अजय रेड्डी ने मौसम को अत्यधिक सघन बना दिया था और आधा फुट मोटी हवाई ढाल बना दी थी। साधारण मार्शल कलाकारों ने जियांटियन शील्ड की एक पतली परत को संघनित किया और अजय रेड्डी को पृथ्वी तत्व प्रतिभा के आशीर्वाद से लाभ हुआ, जिससे उनकी रक्षा सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक हो गई। हालांकि इतनी भयावह जियांटियन शील्ड भी समुद्र में जाने वाले एजो ड्रैगन का सामना करने में असमर्थ थी। विशाल ज्वलंत कृपान ने वायु कवच पर दबाव डाला, जिसके कारण अजय रेड्डी लगातार पीछे की ओर खिसकने लगा। पहले तो वायु कवच टूट गया और फिर तेज आवाज के साथ टूट गया। जहां तक अजय रेड्डी का सवाल है, उन्होंने पहले ही दूसरे आधे फुट की ढाल को संघनित कर लिया था और प्रतिरोध जारी रखा। ढाल की दूसरी परत टूट गई और अजय रेड्डी की तीसरी परत ने अभी आकार लिया था। अयान ने अजय रेड्डी को लगभग 100 मीटर तक धकेला और अब अंतिम तलवारबाजी का दौर शुरू होने वाला था। जिस क्षण ढाल की तीसरी परत टूट गई, अजय रेड्डी ने अपने हाथों को जोर से थपथपाया और भारी मात्रा में जियांटियन ऊर्जा 1 फुट मोटी ढाल में संघनित हो गई। जहां तक अयान की अंतिम चाल की बात है, ड्रॉइंग ब्लेड स्लैश भी आ चुका था। एक 10 मीटर का अर्धचंद्राकार कृपान क्यू आसमान में उड़ गया। चीजू क्यू शील्ड से टकराने के बाद दोनों ने एक दूसरे का विरोध किया। कृपान क्यूई तेजी से सिकुड़ गई और क्यूई शील्ड परत दर परत कमजोर हो गई। अंत में जब वायु कवच का उपयोग एक पतली परत तक किया गया तो वह टूट गया और कृपान की ऊर्जा घटकर केवल 2 मीटर रह गई, जो अजय रेड्डी की छाती पर लगी। इस कृपान ने अजय रेड्डी को सीधे उड़ा दिया, जिससे आसमान से भारी मात्रा में रक्त की धुंध गिरने लगी। हालांकि जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह ये थी कि अजय रेड्डी, जो कुछ दूरी पर उतरे थे, वास्तव में लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। पृथ्वी तत्व की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में कोई हल्की बात नहीं है। दोनों पक्षों के बीच इस टकराव में कोई भी यह बता सकता था कि यह अयान का हमला था जिसने अजय रेड्डी के बचाव को पराजित कर दिया। दुर्भाग्य से अयान का कृपान प्रहार अजय रेड्डी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। बिजली अभी भी थोड़ी कम थी। इसका कारण यह था कि अयान के एजो ड्रैगन ने इस बार केवल 10 मीटर से क्यूई को भड़काने के लिए ड्रॉइंग ब्लेड स्टाइल का उपयोग किया था। यह उस 20 मीटर कृपान क्यूई से बहुत दूर था जिसका प्रयोग उसने 17 मास्टरों से लड़ते समय किया था। हे दूरी पर अजय रेड्डी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और लड़खड़ाते हुए अयान की ओर बढ़ा। उसकी छाती पर चाकू का एक तिरछा घाव था। चाकू का घाव उसके बाएं कॉलरबोन से लेकर दाहिनी जांघ तक फैला हुआ था। घाव गहरा था और हड्डियां दिखाई दे रही थीं। इसके बजाय अजय रेड्डी जोर से हंसने लगे। एजो ड्रैगन वास्तव में दुर्जेय है, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते। मेरे पास दोगुनी ताकत और पृथ्वी शिरा रक्षा है। मैं तुमसे 3 छोटे लोग ऊपर हूं। अयान का एजो ड्रैगन कृपान आसानी से एक प्रथम स्तर के मूल रिटर्निंग राक्षसी जानवर को मार सकता था, लेकिन राक्षसी जानवरों को कोई मार्शल आर्ट नहीं पता था। यही तो समस्या है। हा। अजय रेड्डी ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, चलो, मैं अभी भी लड़ सकता हूं तुमसे। बोलते समय उसने एक टियर 1 कायाकल्प गोली अपने मुंह में ठूंस ली और सीधे अयान की ओर देखने लगा। अयान ने बाहें सिकोड़ी और एक शब्द भी नहीं बोला। अजय रेड्डी का बचाव थोड़ा परेशानी भरा था। जब एजो ड्रैगन समुद्र में गया था तो वह शक्तिशाली था, लेकिन अब उसका मुकाबला केवल अजय रेड्डी से था। जब वह समुद्र में गया तो वह एजो ड्रैगन की शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सका। उसके शरीर में मौजूदा मौसम ने उसे एक बार फिर समुद्र में जाने की अनुमति दी, लेकिन यह अजय रेड्डी को मारने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं था। हाँ, अजय रेड्डी ने अपनी तलवार पकड़ ली और चलते हुए कहा, आप ये देख सकते हैं, तुम मुझे एक ही बार में नहीं मार सकते। यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। अयान, अगली बार मैं तुम्हारा सिर जमीन पर गिरा दूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, अजय रेड्डी ने अपनी लंबी शर्ट फाड़ दी और अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा कर दिया। फिर उसने एक ऐसा इशारा किया जिससे सभी लोग हैरान रह गए। अजय रेड्डी ने मौसम को अपनी तर्जनी अंगुली पर संक्षेप में लिख दिया था। उसने वास्तव में अपनी छाती पर लगातार 3 जगह चाकू घोंपा था।
हर बार जब वह उसे छूता तो उसकी तर्जनी उंगली उसकी त्वचा और मांस को छेद देती और हर बार जब वह छूता तो अजय रेड्डी का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता। अजय रेड्डी का पूरा चेहरा और गर्दन खून की तरह लाल हो गया और उसके माथे और गर्दन की नसें ऊपर नीचे उछलने लगीं, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी खून से भर गईं। वह एक उग्र जानवर की तरह था। ये है, हर कोई चौंक गया। आत्मविकृति, अयान ने ये 2 शब्द चुपचाप बुदबुदाए। अजय रेड्डी ने शरीर के जिन हिस्सों पर चाकू घोंपा था वहां बहुत दर्द हो सकता था। दर्द एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि दर्द बहुत अधिक हो तो व्यक्ति अपनी लड़ने की क्षमता खो देगा और बेहोश भी हो सकता है। यदि दर्द बिल्कुल सही हो तो यह व्यक्ति की क्षमता को बहुत अधिक उत्तेजित कर देगा। अजय रेड्डी, जो पागलपन की हालत में पहुंच चुके थे, ने अपना होश नहीं खोया। इस बार उसने सबक सीख लिया। उसने सीधे अपने हाथों को थपथपाया और अपने सामने लगभग 1 फुट मोटी वायु कवच बना ली। फिर वह हवाई ढाल के विरुद्ध आगे बढ़ा और अयान पर हमला बोल दिया। ऐसा लगता है कि एजो ड्रैगन के लिए समुद्र में जाना पर्याप्त नहीं है। अयान ने अपने होंठ चाटे और अजय रेड्डी की ओर दौड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और चाकू से काट दिया। कृपान की ऊर्जा की एक धार निकली, लेकिन अंततः वह अजय रेड्डी की ढाल को छूती हुई निकल गई। विचलित आशीष दीवान स्तब्ध रह गए और बाहें सिकुड़ते हुए बोले, क्या ये कट कुछ ज्यादा नहीं है? रेड्डी कबीले की तलवार, लगातार 3 हमले। अजय रेड्डी ने अपनी गति को काफी बढ़ा दिया और तुरंत अयान के सामने आ गया। पिछली बार जब अजय रेड्डी ने लगातार 3 बार हमला किया था तो वह लगभग अयान को ही मार गिराते। इस बार उसने अपनी क्षमता को सक्रिय किया और उसकी गति अयान की चकमा देने की गति से आगे निकल गई। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। अजय रेड्डी दहाड़ा जब उसकी तलवार उसकी क्यूई शील्ड को भेदते हुए अयान के गले पर लगी। अयान अजय रेड्डी की गति से बच नहीं सका, इसलिए वह केवल अपनी कृपान उठाकर ही लड़ सका। जैसे ही उन दोनों के बीच टकराव हुआ, अजय रेड्डी ने पृथ्वी की धमनियों में अपनी ठोस नींव पर भरोसा करते हुए एक ही तलवार के वार से अयान को उड़ा दिया। अयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सीने पर लात मारी गई हो और उसके मुंह के कोने से खून की धार बह निकली हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी कमर को जोर से मोड़ा और पीछे की ओर उड़कर फिर वार किया। अजय रेड्डी ने इस कृपान क्यू हमले को आसानी से चकमा दे दिया। हाँ, आपकी कृपान क्यू मेरी गति के साथ तालमेल नहीं रख सकती। अजय रेड्डी ने कृपान क्यू को चकमा दिया और अपने दूसरे हमले में उसे पकड़ लिया। अयान अभी भी पीछे की ओर उड़ रहा था और वह केवल 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। वह केवल विशाल कृपान को बलपूर्वक अपनी छाती पर रख सकता था और बलपूर्वक दूसरा वार झेल सकता था। दूसरा वार विशालकाय कृपान पर हुआ, जिससे अयान पुनः उड़ गया। अयान ने मुंह में खून थूक दिया, लेकिन उसकी आंखों में अप्रत्याशित रूप से तीखी नजर थी। स्वूश, अयान ने फिर पलटवार किया। कृपान क्यूई का एक और कतरा। अजय रेड्डी ने आसानी से चकमा दिया और तीसरा स्ट्राइक पकड़ लिया। धमाका, दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई और अयान पीछे की ओर उड़ता रहा। वह दृश्य अच्छा नहीं लग रहा था। हर बार जब अजय रेड्डी उसका पीछा करता तो वह अयान को उड़ा देता, जिससे अयान को गंभीर आंतरिक चोटें आती। हर बार जब अयान ने कृपान क्यूई के साथ हमला किया तो अजय रेड्डी उसे चकमा दे गया। यह सही नहीं है, आशीष दीवान ने बाहें सिकुड़ते हुए उत्सुकता से पूछा। यह अयान की शैली के अनुरूप नहीं है। वह जानता था कि उसकी कृपान अजय को नहीं मार सकती, लेकिन फिर भी उसने उसे एक ही ब्लेड से काट डाला। क्या उसे पहले मौसम की जानकारी नहीं जुटानी चाहिए थी, या फिर क्या उसे फिर से समुद्र में जाने के लिए एजो ड्रैगन का उपयोग करना चाहिए? हा, अजय रेड्डी के लगातार 3 बार समाप्त होने के बाद वह तुरंत घमंड से हंसने लगे। क्या आपकी मांसपेशियां और हड्डियां पहले ही घायल हो चुकी हैं? यद्यपि आप अपनी कृपान की जाली से मेरी तलवार के वार को रोक सकते हैं, लेकिन आप टक्कर के बल को नहीं रोक सकते। मुझे केवल 2 और 3 स्ट्राइक की जरूरत है। भले ही तलवार तुम्हें न भी लगे, तुम्हारे आंतरिक अंग टूटकर मर जाएंगे। हुश हुश हुश, इसका फायदा उठाते हुए अयान ने 3 बार और वार किया। कृपान क्यू की 3 धारियां जमीन से उड़कर गुजरी। अजय रेड्डी ने अपना शरीर हिलाया और आसानी से चकमा देते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप पहले ही मर चुके हैं और आपने कुछ व्यर्थ कार्य भी किया है। चूंकि यही मामला है, इसलिए मैं तुम्हें यथाशीघ्र मृत्यु दूंगा। दूसरे दिन लगातार 3 हमले हुए। पिछली बार की तरह अजय रेड्डी ने हर बार अयान की विशाल कृपान पर वार किया। हर बार इससे अयान की चोट एक अंक अधिक गंभीर हो गई। जहां तक अयान का प्रश्न है, वह अभी भी जिद्दी था और उसने जवाबी हमले के लिए अपनी कृपान का प्रयोग किया, लेकिन वह हर बार असफल रहा। दूसरे 3 वार के बाद अयान खड़ा होने में लगभग असमर्थ हो गया। ये तीसरा 3 वार तुम्हारी जान ले लेंगे। अजय रेड्डी की आंखों में हत्या की नीयत झलक रही थी और वह अयान की ओर दौड़ा। क्या इस बार भी तुम व्यर्थ कृपान क्यूई के साथ जवाबी हमला करना चाहते हो? यदि मैं होता तो मैं पहले मौसम को ध्यान में रखकर एजो ड्रैगन को समुद्र में छोड़ता। आशीष दीवान ने बगल से सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैंने अयान को ज्यादा आंक लिया था। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, अजय रेड्डी का आक्रमण आ चुका था, लेकिन अयान असामान्य था। वह एक ही छलांग में आकाश में कूद गया। हा,
तुम्हें जरूर बुरी तरह पीटा गया होगा, आकाश में बचने की कोई जगह नहीं है। अजय रेड्डी ने एक जेड आकार बनाया और अयान का पीछा किया। हवा में अयान किसी भी तरह से बच नहीं सकता था। हालांकि अजय रेड्डी की अहंकारी मुस्कान उस समय फीकी पड़ गई जब उसने आसमान में कुछ धीरे धीरे चलता हुआ देखा। हिस, आखिर ये बला है क्या? सभी लोग एक स्वर में चिल्लाए। जमीन से 20 मीटर ऊपर एक अतुलनीय रूप से विशाल कृपान क्यूई हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हालांकि कृपान क्यू केवल 10 मीटर लंबा था, यह बहुत मोटा था, बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा। कृपान क्यूई के 10 तंतु एक में अत्यधिक संकेंद्रित थे। विशाल कृपान क्यू हवा में गूंजने लगी। जब अयान ऊपर कूदा तो उसने अपनी कृपान को कृपान क्यूई में घोंप दिया और फिर वह घुमा और अपनी कृपान से नीचे वार किया। जिंगलोंग, याओरी, ये 4 शब्द अयान के मुंह से निकले। उसी क्षण एक विशाल कृपान नीचे उतरा। यह प्रलय जैसा था। अजय रेड्डी की चीशू की शील्ड का सामना स्वर्ग झकझोर देने वाली कृपान की से हुआ और वह एक ही कृपान प्रहार से कटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। विशाल कृपान चमकीला था और उसकी तीव्र रोशनी ने अजय रेड्डी को घेर लिया, जिससे वह अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गया। अजय रेड्डी ने अगले शील्ड को पागलपन की हद तक संघनित करते हुए जोर से चिल्लाया। ये दूसरी ढाल भी तुरंत ही कटकर टूट गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने तीसरी ढाल बनाने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश वह विशाल कृपान बहुत शक्तिशाली थी। इसने अजय रेड्डी की ढाल को विनाशकारी तरीके से नष्ट कर दिया, जिससे अजय रेड्डी के पास तीसरी ढाल बनाने का समय नहीं बचा। कृपान, गिरो! अजय रेड्डी का सिर मौके पर ही काट दिया गया। उसके दोनों शव दोनों ओर दूर दूर तक फेंके गए। विशालकाय कृपान के जमीन पर गिरते ही धरती जोर से उछली और पीछे कृपान का अथाह निशान छोड़ गई। आलोक सेन और राधिका सेन ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देखा। ये देखकर सिर्फ वे दोनों ही नहीं, बाकी दर्शक भी दंग रह गए। अयान के कृपान प्रहार का दृश्य प्रभाव बहुत चौंकाने वाला था। बस अब क्या हुआ? आशीष दीवान और सरिता दुबे को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया। आशीष दीवान और अन्य लोगों ने अयान को अजय रेड्डी के लगातार 3 हमलों से निपटते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने अपने सिर के ऊपर तैरती कृपान क्यूई पर ध्यान नहीं दिया था। हरे पहाड़ के दोनों ओर के प्रतियोगियों ने इसे देखा, लेकिन वे बहुत दूर थे। अजय रेड्डी उनकी चीखें बिल्कुल भी नहीं सुन सके। यद्यपि अन्य प्रतियोगियों ने कृपान क्यूई को देखा था, लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि कृपान क्यूई का उपयोग इस तरह किया जाता है। अजय रेड्डी की मृत्यु भी ठीक इसी तरह हुई, बहुत ही शानदार ढंग से। अयान आकाश से उतरा। जमीन पर उतरते ही उसका शरीर अचानक कांप उठा और वह सीधे एक घुटने पर बैठ गया। सौभाग्यवश उसने अपने दाहिने हाथ से विशाल कृपान को सहारा दिया, इसलिए वह नीचे नहीं गिरा। अजय, आसमान में उड़ते जहाज से ऋतिक रेड्डी की हृदय विदारक चीखें आ रही थीं। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उस कमीने अयान को मार डालूंगा। ऋतिक रेड्डी उड़ते हुए जहाज से कूद गया और उस प्रकाश ढाल पर उतरा जिसने काले किनारे वाले राक्षस के लगभग आधे हिस्से को ढक रखा था। उसने मुक्का मारा, जिससे खून चारों ओर फैल गया। खोलो इसे! ऋतिक रेड्डी उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया। मेरे लिए ये प्रकाश अवरोध खोलो। मैं व्यक्तिगत रूप से सेन नामक उस छोटे जानवर को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। माफ करें, मैं यह नहीं कर सकता, नगर स्वामी आयुष सरदार ने कंधे पर हाथ रखकर उदासीनता से कहा। ऋतिक रेड्डी इतना गुस्से में था कि वह अपना दिमाग खो बैठा। उन्होंने आयुष सरदार की नाक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, क्या तुमने मुझे सुना? खोलो इसे, जल्दी करो और इसे खोलो। क्या तुमने अयान को मेरे पोते को मारते नहीं देखा? आयुष सरदार की आंखों में ठंडी चमक चमक उठी। सबसे पहले तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बुजुर्ग नहीं रहे। अपनी उंगली हटा लो, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दूंगा। दूसरा, शहर के चयन में मृत्यु और चोट अपरिहार्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल आपके पोते को ही हत्या करने की अनुमति हो और किसी अन्य को आपके पोते को मारने की अनुमति न हो? इससे पहले जब अजय ने सेन परिवार को गाली दी थी तो मैंने आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी थी। ऋतिक रेड्डी ने अनचाहे ढंग से दहाड़ लगाई। नीचे अयान ने अजय रेड्डी की लाश को सांस फूलते हुए देखा और कहा, आलोक सेन, बहन राधिका, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। आलोक सेन और राधिका सेन दोनों ने याद किया कि कैसे अजय रेड्डी ने पहले उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन अब क्या हुआ? तब अजय रेड्डी को अयान ने पहले ही काट दिया था। घृणा छोड़ो, बहुत ज्यादा नफरत। आलोक सेन और राधिका सेन दोनों ही बहुत खुश और भावुक थे और वे खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। वह ऐसे ही मर गया। हरे पहाड़ पर मौजूद प्रतियोगी सदमे से उबर नहीं पाए थे। अजय रेड्डी, वह एक जियांटियन 9वीं परत विशेषज्ञ है। वह अभी भी शहर के चयन में दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति है, फिर भी उसे वास्तव में अयान ने मार दिया। हर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सका। अयान तो नए गुट का नंबर 1 विशेषज्ञ था, तो वह पुराने गुट के नंबर 2 विशेषज्ञ को कैसे मार सकता था? इसके अलावा ऐसी वंचित स्थिति में ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सचमुच हुआ। अयान, आलोक सेन और राधिका सेन उत्साह से आगे बढ़े और अयान की बाहों पर हाथ रख दिया।
आलोक सेन भावुक हो गए और बोले, अयान, हमसे बदला लेने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए धन्यवाद। अयान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वे सभी परिवार के सदस्य हैं, क्यों आप इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? खांसी खांसी खांसी। अच्छा नहीं, छोटे अयान, आपकी चोटें। जब राधिका सेन ने अयान को खांसते हुए खून से लथपथ देखा तो वह तुरंत चौंक गई, आपकी तबीयत बहुत खराब है। वर्तमान अयान पहले आने से भी अधिक खराब है। लगातार 3 बार से उन्हें आंतरिक चोटें पहले ही लग चुकी थीं, विशेषकर अब जब उसका पिछला मौसम और सहनशक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। लेकिन सबने पलटकर देखा कि आशीष दीवान अपनी कलाई रगड़ते हुए बाहर चला गया था। वहां आशीष दीवान भी थे। आशीष दीवान ने अपनी मुठियां भींच लीं और जोर चटकाने लगे। उन्होंने कहा, अयान, हमारे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है, लेकिन ये शहर का चयन है। मैं आपकी शिकायतें दूर कर दूंगा, भले ही हम व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में बात न करें। इसके अलावा मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें सांस लेने का मौका दूंगा। आशीष दीवान ने अजय रेड्डी की लाश की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हारी ताकत देखी है, तुम्हें ठीक होने देना मूर्खता होगी। हर कोई बता सकता था कि अजय रेड्डी, जिसे 2 बार ताकत मिली थी, अयान द्वारा मार दिया गया था। अयान को ठीक होने का मौका देना खुद को जीवित रहने के मौके से वंचित करने के समान था। कारण चाहे जो भी हो, आशीष दीवान अयान को जाने नहीं दे सके। अयान ने हौंकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अभी तुम लोगों ने मिलकर आलोक सेन और बहन राधिका सेन को गाली दी थी। इस प्रतिशोध का बदला अभी तक नहीं लिया गया है, इसलिए आप में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकेगा। हर कोई हैरान था, क्या यह अयान मौत को आमंत्रित कर रहा था? ऐसे समय में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घमंड करने की? मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। आशीष दीवान ने अपनी मुठियां भींच लीं और हाथ भींचते हुए कहा, मैं इस मोड़ पर आपके इतने दृढ़ निश्चय की सराहना करता हूँ। आप मजबूत हड्डियों वाले आदमी हैं। अगर तुम और मैं शुरू से ही अच्छे रहे होते तो अब तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त होते। ये दुख की बात है कि आपने गलत रास्ता अपना लिया है, मैंने भी गलत सहयोगी चुना है। इस समय आप और मैं पीछे मुड़ने में असमर्थ हैं। आशीष दीवान का दाहिना हाथ कांप उठा और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। कुल्हाड़ी 2 मीटर लंबी थी और एक धारी कुल्हाड़ी थी। युद्ध की कुल्हाड़ियां तलवारों से भारी होती थीं। यद्यपि आशीष दीवान की कुल्हाड़ी अयान की कृपान जितनी लंबी नहीं थी, फिर भी इसकी मोटाई कुल मिलाकर कृपान से अधिक थी। सामान्यतः कोई मार्शल कलाकार इतने भारी हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। आप गलत हैं। अयान ने खड़े होने की कोशिश की और कहा, भले ही हम एक दूसरे के खिलाफ न हों, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा। क्योंकि अगर मैं किसी दुश्मन का सामना भी करूं तो मैं उसे प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता। इसके बदले मैं उसे एक अच्छी कृपान दूंगा। यह सही है। अंत में अयान ने अजय रेड्डी को किसी भी तरह से अपमानित नहीं किया और सीधे उसे मार डाला। लेकिन इससे पहले आशीष दीवान और अन्य लोगों ने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि कैसे अजय रेड्डी ने आलोक सेन के साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे रोका नहीं था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। एक भी चाकू से आलोक सेन का दर्द कम नहीं हुआ। शायद आशीष दीवान ने आह भरी। इस आह में बहुत अधिक अर्थ छिपा था। शायद आशीष दीवान को आलोक सेन की मदद न कर पाने का अफसोस था, या फिर उन्होंने ये सोचकर आह भरी कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद उनका मूड और भी ठंडा हो गया है। चलो भी। आशीष दीवान ने कुल्हाड़ी उठाई और कहा, आज या तो तुम मरो या मैं मरूं। अयान ने कई बार खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर था और सफल नहीं हो सका। अयान, हिलना मत। आलोक सेन और राधिका सेन ने जल्दी से अयान पर दबाव डाला। आलोक सेन ने दांत पीस लिए और उनकी आंखों में निर्णायक भाव चमक उठा। उन्होंने सेन परिवार का भाला उठाया और आगे बढ़ते हुए चिल्लाए, आशीष दीवान, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अरे, तुम अयान के लिए समय खरीदना चाहते हो? दुर्भाग्यवश आप योग्य नहीं हैं। आशीष दीवान ने आलोक सेन के इरादों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे अयान की ओर बढ़ गया। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, यह मत भूलो कि सरिता दुबे मेरी मंगेतर हुआ करती थी। आलोक सेन ने बेरहमी से चिल्लाकर कहा। इन शब्दों से आशीष दीवान का शरीर तुरंत वहीं जम गया। आलोक सेन। अयान चिंतित हो गया और चिल्लाया, लापरवाही से काम मत करो। आलोक सेन ने अयान की ओर देखा और राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराए, अयान, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं भी एक पुरुष हूं और मेरी अपनी गरिमा है। अगर तुम अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो मुझे मत रोको। अयान दंग रह गया। राधिका सेन ने अयान के कंधे पर थपथपाते हुए दुखी होकर कहा, आलोक सेन को जाने दो। यह आशीष दीवान के साथ उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी एक पुरुष हूं और मेरी अपनी गरिमा है। ये शब्द अयान के दिल में बुरी तरह चुभ गए। आलोक सेन, तुम मर सकते हो। अयान जानता था कि वह आलोक सेन को नहीं रोक सकता, इसलिए वह केवल इतना ही कह सका। आलोक सेन मुस्कुराए और बोले, अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या होगा? यदि एक मनुष्य के रूप में मुझ में अपने लिए लड़ने का साहस भी नहीं है, तो फिर एक सुअर या कुत्ते होने और जीने में क्या अंतर है? अयान ने अंततः आह भरते हुए सिर हिलाया, मेरी तो बस एक ही उम्मीद है,
मुझे आशा है कि आप जीवित बच सकेंगे। आशीष दीवान ने पलटकर अपना सिर आलोक सेन की ओर इशारा किया। आओ आशीष दीवान, ये लड़ाई हमें लड़नी ही है। आलोक सेन ने अपने सेन परिवार का पालन पोषण किया। आशीष दीवान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेन वंश के सभी लोग मजबूत हड्डियों वाले होंगे। आलोक सेन, आपने मेरा सम्मान जीत लिया है। आशीष दीवान ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, सरिता के बारे में चाहे जो भी हो, ये कहा जा सकता है कि मैंने तुम्हारी स्त्री को चुराया है। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको जीने का एक मौका देने के लिए सहमत हूँ। इसे आपसे माफी माना जा सकता है। आलोक सेन चिल्लाए, बकवास बंद करो। यदि तुम मेरे बारे में अच्छा सोचते हो तो मुझ पर दया मत करो। जैसे ही वह बोल रहा था, आलोक सेन अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ा। हालांकि पिछली लड़ाइयों की तुलना में आलोक सेन की ताकत बहुत साधारण थी। आशीष दीवान ने अपनी कुल्हाड़ी लहराई और आलोक सेन को आसानी से धूल चटा दी। आलोक सेन ने जमीन को खरोंचा और लगातार 10 बार लोट लगाई। उन्होंने 2 बार बैकफ्लिप रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। अंततः बैकफ्लिप की जड़ता गायब हो गई। उसने अपना भाला पकड़ लिया और फिर से हाँफते हुए खड़ा हो गया। आशीष दीवान ने कहा, हार मान लो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। बकवास बंद करो, आलोक सेन ने दांत पीसते हुए गरजते हुए कहा। लंबा भाला, धरती चीरने वाला। उसका भाला मौसम से लिपटा हुआ तेज बल के साथ आशीष दीवान की ओर बढ़ा। ये पृथ्वी गुण मार्शल कौशल था जो अयान ने कुछ दिन पहले आलोक सेन को दिया था। इससे उसकी रक्षा क्षमता और प्रहार की तीव्रता बढ़ सकती है। आशीष दीवान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आलोक सेन के भाले को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जब भाले ने कुल्हाड़ी पर वार किया तो आलोक सेन का जियांटियन सबसे पहले दह गया और वह उछलकर दूर जा गिरा। आशीष दीवान आगे की ओर खिसका, उसकी विशाल हथेली सीधे आलोक सेन के पेट पर पड़ गई। आलोक सेन ने मुंह से खून थूका और हवा में दर्जनों बार उड़ के जमीन पर उतरने के बाद उसने जमीन को भी पहुंचा और दूर चला गया। आलोक सेन, अयान इतना चिंतित था कि वह चिल्लाया, जल्दी करो और हार मान लो। आपने पहले ही अपना साहस साबित कर दिया है। यदि तुम लड़ना जारी रखोगे तो मर जाओगे। अच्छी तरह से ठीक हो जाओ। राधिका सेन ने अयान की छाती को दबाया और दृढ़ता से कहा, आलोक सेन के प्रयासों को बर्बाद मत होने दो। वैसे मेरे पास अभी भी कुछ आत्मा जड़ी बूटियां हैं जो आपने हमें पहले दी थीं, जल्दी से इन्हें खा लो। राधिका सेन के पास स्टोरेज रिंग नहीं थी, इसलिए उनके पास बहुत सीमित सामान था। उसने अपनी आस्तीन से प्रथम श्रेणी की स्प्रिंग रिटर्न ग्रास का एक छोटा थैला निकाला और अयान को खिला दिया। दानव मूल फल का औषधीय प्रभाव जारी रहा। गाढ़े और लंबे औषधीय प्रभाव से अयान की चोटें ठीक हो रही थीं, साथ ही वे उसकी प्राकृतिक स्थिति और सहनशक्ति को भी बहाल कर रहे थे। 2 उपचारात्मक दवाओं से अयान की स्थिति में शीघ्र सुधार हुआ। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? आशीष दीवान अपनी कुल्हाड़ी लेकर दूर से आलोक सेन की ओर देखने लगे। झगड़ा करना? क्यों नहीं। आलोक सेन को खड़े होने में कठिनाई हुई। उसके मुंह से खून निकलकर उसकी ठुड्डी से नीचे बहने लगा। हाँ, आशीष दीवान का दाहिना पैर जमीन पर टिका और वह आगे बढ़ गया। लंबा भाला, पृथ्वी ढाल। आलोक सेन ने जल्दी से अपना भाला उठाया। लंबा भाला मौसम में लिपटा हुआ था, जिससे एक अंडाकार आकार का वायु कवच बन गया था। हालांकि एक आसान हमले में आशीष दीवान ने एयर शील्ड को तोड़ दिया और आलोक सेन की छाती पर लात मार दी, जिससे वह आसमान में उड़ गया। सभी की निगाहें आलोक सेन पर टिकी थीं और उन्हें आकाश में उछाला जा रहा था। खून का बड़ा सा घूंट मुंह से बाहर थूकने के बाद वह भारी होकर गिर पड़ा। इसे युद्ध नहीं कहा जा सकता, यह एक तरफा विनाश था। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? आशीष दीवान ने जमीन पर निश्चल पड़े आलोक सेन की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें जीवित रखने का वादा किया था, लेकिन अगर तुम कोशिश करते रहे तो अंत में तुम मर जाओगे। हे, आलोक सेन 2 बार ऊपर चढ़े और अंततः जमीन से उठ खड़े हुए। उसने अपनी गर्दन से लाल खून पोंछा और कहा, मुझे खांसी नहीं आई, बहुत नाजुक है। हाँ, मैंने देखा। आशीष दीवान ने सिर हिलाया और आलोक सेन को लात मारकर उसके पेट पर घूंसा मार दिया। आलोक सेन ने जल्दी से अपने भाले का इस्तेमाल कर उसे रोक दिया। आशीष दीवान के मुक्के से न केवल आलोक सेन का भाला उड़ गया, बल्कि आलोक सेन का दाहिना हाथ भी फट गया और 2 टुकड़ों में टूट गया। आलोक सेन गंभीर रूप से घायल हो गए। वह मौसम को भी नहीं उठा सका। मौसम की सुरक्षा के बिना वह दर्जनों बार जमीन पर लुढ़का। घर्षण के कारण उसकी त्वचा और मांस फट गया था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। पर्याप्त। अयान लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और चिल्लाया, आशीष दीवान, मुझसे लड़ो। इस बार आलोक सेन ने चाहे कितना भी संघर्ष किया, वह उठ नहीं सका। वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि आलोक सेन ने भी अयान के लिए बार बार 10 से अधिक बहुमूल्य मिनट खरीदे थे। अयान ने दांत पीसकर अपने हाथ में पकड़ी लंबी कृपान को घुमाया, जिससे तलवार की धार चल पड़ी। आशीष दीवान ने सिर हिलाया और कहा, आलोक सेन ने आपको 10 मिनट दिलाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। हालांकि मैं अजय रेड्डी नहीं हूं, अयान, मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा।
इतना कहते ही आशीष दीवानों का शरीर कांप उठा और एक अकल्पनीय मोटी पहली दिन अचानक फूट पड़ी। मौसम इतना अशांत था कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी उबल रहा हो। यह आधा युआन क्यूई है, हर कोई हैरान था। ये टूट गया है। राधिका सेन जिनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा भय से भरा हुआ था। जियांतियान और युआन क्यूई बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। दोनों के बीच का अंतर बादल और कीचड़ के बीच का अंतर कहा जा सकता है। हालांकि आशीष दीवान का पिछला मौसम पूरी तरह से युआन क्यूई में परिवर्तित नहीं हुआ था, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका अयान मुकाबला कर सके। सभी को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि भले ही अयान अपनी चरम अवस्था में हो, वह निश्चित रूप से आशीष दीवान का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। अयान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उन्होंने आशीष दीवान को कभी कम नहीं आंका था, इसलिए उन्होंने तुरंत एक एजो ड्रैगन भेज दिया। अयानुआ एक फायरमैन में बदल गया और अपने काले स्केल वाले कृपान के साथ आशीष दीवान की ओर बढ़ा। आशीष दीवान, जो अपनी असली ताकत दिखा चुके थे, बिल्कुल भी डरे नहीं। उसने वास्तव में अयान से सीधे टकराने का विकल्प चुना। भयंकर बाघ, पिंजरे से बाहर आओ, आशीष दीवान ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई और वे एन का शरीर कुल्हाड़ी को पकड़कर अयान की ओर दौड़ा। उन दोनों के युद्ध कौशल बहुत समान थे, यहाँ तक कि उनके नाम भी बहुत समान थे। वे विशुद्ध रूप से मार्शल कौशल पर बल दे रहे थे। अयान का एजो ड्रैगन तेज धार के साथ समुद्र से बाहर आया। ये स्पष्टतः आशीष दीवान के खूंखार बाघ से एक ग्रेड अधिक ऊपर था। हालांकि आशीष दीवान का हाफ युआन क्यूई अयान से एक ग्रेड अधिक था। वे दोनों बीच रास्ते में मिले और जोरदार टक्कर हो गई। ऊर्जा की एक तीव्र लहर चारों ओर फैल गई। वे दोनों अपनी तलवारों और कुल्हाड़ियों से एक दूसरे से लड़ने लगे। वे वास्तव में एक दूसरे के बराबर थे। अयान की लपटें दहाड़ रही थीं और आशीष दीवान को हिलाने की पूरी कोशिश कर रही थीं। आशीष दीवान की हाफ युआन क्यू बिना तलवार के भारी तलवार दृढ़ता और स्थिरता से अडिग थी। अंत में अयान की कृपान चित्रण तकनीक का दूसरा भाग आकार ले चुका था। विशाल कृपान को ऊपर उठाया गया और कृपान की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा आकाश में उड़ गई। आशीष दीवानों का शरीर कांप उठा और उसका युद्ध कुल्हाड़ा आधे युआन क्यूई की आड़ में ऊंचा उठ गया और फिर से भारी रूप से नीचे गिर गया। धमाका, कृपान और कुल्हाड़ी के दूसरे वार से अयान और आशीष दीवान पीछे हट गए। दोनों का पैर जमीन पर गिर गया और वे 10 मीटर से अधिक पीछे की ओर फिसल गए। सभी को लगा कि यह अकल्पनीय है। अयान जैसा शक्तिशाली एजो ड्रैगन समुद्र में गया, फिर भी वह वास्तव में केवल आशीष दीवान के बराबर था। ये तो पता ही होगा कि अजय रेड्डी ने 2 गोलियां खा ली थीं और अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, फिर भी वह अयान के एजो ड्रैगन को समुद्र में ले जाने में असमर्थ था। उसे लगभग मार डाला गया था। जियांतियान और अर्ध युआन क्यूई के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। इस समय अयान अंततः पिछले मौसम से उबर चुका था और एजियो ड्रैगन की एक ही चाल के कारण उसका लगभग आधा हिस्सा भस्म हो चुका था। अयान घायल हो गया। उसने दांत पीसकर अपनी तलवार उठाई और पुनः आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। आशीष दीवान ने सहजता से अपना कंधा हिलाते हुए कहा, आप जानते हैं, पिंजरे से बाहर आने वाला खूंखार बाघ सिर्फ एक साधारण युद्ध कौशल है। समुद्र से निकलने वाला तुम्हारा नीला ड्रैगन मेरे लिए बेकार है। इन शब्दों से दर्शकों का दिल पुनः बैठ गया। पता ही नहीं चला कि कब सभी ने अपने मुख्य लक्ष्य या अपने समर्थकों को अपने दिलों में अयान की तरफ झुका दिया था। हालांकि अयान ने राहत की सांस ली और कहा, मैंने आपकी आधी युआन क्यूई की शक्ति देखी है। दूसरे शब्दों में, जिंग लॉन्गयाओरी का शायद आपसे कोई लेना देना नहीं है। आशीष दीवान घंटी की तरह मुस्कुराए, ऐसा नहीं है। जिंग लॉन्गयाओरी बहुत मजबूत है। वह अभी भी मेरी त्वचा को कम या ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अयान ने सिर हिलाया, चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं अपना कौशल दिखाऊं। ये सुनकर सभी को लगा कि आज जो कुछ हुआ वह उनकी समझ से परे है। घर पर नजर रखना, अयान ने पहले भी कई डरावने युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे तुरुप के पत्ते न हो? इस अयान के पास कितनी चालाकियां है। आशीष दीवान को अयान की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। वह अच्छी तरह जानता था कि अयान बिना सोचे समझे बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। अयान ने विशाल कृपान को जमीन में घोंप दिया। उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली तलवार की ओर इशारा करते हुए लगातार 3 बार टकराई। कुछ ही देर बाद उसके दोनों हाथों की एक एक उंगली प्रकट हुई और अचानक बिजली की एक परत में लिपट गई। वह क्या कर रहा है? सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे सभी लोग अचंभित रह गए जब उन्होंने अयान के हाथों को तरह तरह की अजीब हरकतें करते देखा। मुहर, उड़ते जहाज पर सलोनी की आंखें फैल गईं और वह अविश्वास में चिल्लाया। मुहरें बनाना एक प्राचीन पद्धति थी। केवल सलोनी की उम्र और अनुभव वाले लोगों ने ही इसके बारे में सुना था। यहाँ तक कि दानिश दुबे भी उलझन में थे। नीचे अयान के हाथ एक साथ चल रहे थे। अंततः उसके दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली तर्जनी अंगुली के साथ मिल गई और एक तलवारनुमा अंगुली नीचे की ओर कट गई। थंडर किंग सील, बिजली गिर रही है। इस समय, इससे पहले कि आशीष दीवान कुछ समझ पाते, उन्हें महसूस हो चुका था कि एक बड़ा संकट उन्हें घेर रहा है।
वह नहीं जानता था कि यह संकट कहाँ से आया, लेकिन एक विशेषज्ञ के रूप में उसे खतरे का गहरा आभास था और उसने तुरंत अवचेतन रूप से अपनी कुल्हाड़ी उठा ली तथा कुल्हाड़ी को अपने सिर के ऊपर रोक लिया। उसी समय उसका आधा युआन क्यूई फट गया, कुल्हाड़ी कांपने लगी। जैसे ही अयान की तलवार की उंगली जमीन पर पड़ी, बिना किसी चेतावनी के आसमान से बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरा। वह बिजली जो हाथ जितनी मोटी थी, कुल्हाड़ी पर टूट पड़ी। बिना कुछ कहे ही आशीष दीवान भयानक टक्कर से जमीन पर गिर पड़े। पूरे मैदान पर आशीष दीवान के लोग अब नजर नहीं आ रहे थे, केवल विशाल कुल्हाड़ी ही जमीन पर 3 फुट गहराई में पड़ी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि कोई चिल्लाया भी नहीं। वहां अजीब तरह से शांति थी। मौलिक रूप से मेरा इरादा इस कदम को यूं ही इस्तेमाल करने का नहीं था। अयान ने एक लंबी सांस छोड़ी। इससे पहले उसने जो मौसम देखा था वह केवल 2 बार बिजली गिराने के लिए ही पर्याप्त था। उसने अधिक शक्तिशाली गौरैया राजा को इसलिए नहीं चुना क्योंकि गौरैया राजा बिजली गिरने से 3 गुना अधिक ऊर्जा खपत करता था। अयान लाइटनिंग किंग सील को तब तक नहीं निकालना चाहता था जब तक कि उसे ऐसा करना जरूरी न हो, क्योंकि सभी मार्शल कलाकार जानते थे कि वह जितने अधिक कार्ड उजागर करेगा, उसके पास अपनी जान बचाने का उतना ही कम साधन होगा। अब जब सभी ने लुओ लेई को देख लिया था तो वे भी इस कदम के प्रति सतर्क हो गए। हालांकि ये बिजली का झटका आशीष दीवान से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? हालांकि उसके सामने की जमीन हिल गई और आशीष दीवान का विशालकाय शरीर जमीन से उछल पड़ा। धमाका! आशीष दीवान के जमीन पर गिरते ही कांप उठी जमीन। वह इतना भारी है। सभी ने जल्दी से आशीष दीवान की ओर देखा। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, आशीष दीवान थोड़ा बड़ा हो गया है। अयान को यह भी पता चला कि आशीष दीवान की ऊंचाई पहले ही 2 मीटर से अधिक हो चुकी थी और उसका शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। क्या हो रहा था? आशीष दीवान के शरीर के चारों ओर अर्धयुआन क्यूई की एक मोटी परत लिपटी हुई थी। आशीष दीवान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे तुम्हारी इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि मेरा तुरुप का पत्ता न केवल आधा युआन क्यूई है, बल्कि मेरी साधना तकनीक रिवॉल्विंग स्टील बॉडी भी है। और ये, आशीष दीवान ने उंगली आगे बढ़ाई, ये तो बस पहला मोड़ है। अयान की बाहें सिकुड़ गई। ऐसा लग रहा था कि रिवॉल्विंग स्टील बॉडी एक साधना तकनीक थी जो आशीष दीवान की ताकत को विस्फोट कर सकती थी। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि उसका शरीर भी अतुलनीय रूप से मोटा हो गया था। क्या किसी व्यक्ति का वजन इतना अधिक हो सकता है कि उसके कूदने पर जमीन कांपने लगे? 200 जिन, 500 जिन, 1000 जिन? इस समय आशीष दीवान का वजन संभवतः कम से कम 1000 जिन से अधिक था। ये तो पहले ही मानवीय दायरे से बाहर था। हाँ, अयान, इसे फिर से करो। आशीष दीवान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अयान की ओर दौड़ा। अयान की आंखें हिलने लगीं और उसके हाथों ने तुरंत मोहरें बना लीं। थंडर किंग सील, बिजली गिर रही है। आकाश से वज्रपात हुआ। आशीष दीवान ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। बिजली कुल्हाड़ी पर गिरी, जिससे आशीष दीवान जमीन से उछलकर नीचे गिर गया। विशाल कुल्हाड़ी उड़ गई और उसके शरीर की हड्डियां एक दबी हुई आवाज कर रही थी जो भारी थी। पेंग! आशीष दीवान का विशालकाय शरीर जमीन पर गिरा और उसने मुंह भर खून थूक दिया। हालांकि इससे आशीष दीवान को कोई घातक चोट नहीं आई। वह फिर खड़ा हो गया। खांसी। आशीष दीवान खड़े होने के बाद उन्होंने कुछ बार खटखटाया और खांसते हुए उनके मुंह से खून निकला। उसकी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगी। की तरह लगता है आपसे निपटने के लिए एक ही बारी काफी नहीं है। आशीष दीवान ने दांत पीसते हुए अपना दाहिना पैर जोर से जमीन पर पटका। तीसरी क्रांति स्टील बॉडी, दूसरी क्रांति। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आशीष दीवान के शरीर के अंदर का मौसम फट गया। भीड़ की निगाहों के सामने उसका पूरा शरीर सचमुच एक और गोलाकार आकार में बढ़ गया था और उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर तक पहुंच गई थी। अयान, जो 1.7 मीटर लंबा था, आशीष दीवान, जो 2.5 मीटर लंबा था, के सामने खड़ा था। उसका फिगर पहले से ही अनुपात से बाहर था। आशीष दीवान एक छोटे पहाड़ की तरह थे। इससे भी अधिक गंभीर बात यह थी कि अयान बिजली का पहला प्रहार भी नहीं कर सका। अयान ने मन ही मन सोचा, हालांकि मैंने आशीष दीवान को कभी कम नहीं आंका था, फिर भी मैंने उनकी ताकत को बहुत कम आंका था। अर्धयुआन क्यूई ने पहले ही अयान को प्रतिरोध करने में थोड़ा असमर्थ बना दिया था। अब आशीष दीवान ने तो 3 क्रांति वाली स्टील बॉडी तकनीक भी निकाल ली थी। आओ अयान, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। आशीष दीवान ने अयान पर लगाया आरोप। जब वह दौड़ रहा था तो उसके भव्य शरीर में एक अदम्य गति उत्पन्न हो रही थी, मानो कोई छोटा सा पर्वत नीचे फेंक दिया गया हो। विशेषकर जब भी वह जमीन पर पैर रखता तो जमीन कांपने लगती। जहां तक उसकी 2 मीटर लंबी कुल्हाड़ी का प्रश्न है, तो उसे उसने घुमाया, जिससे तुरंत ही पंखे के आकार की अर्धयुआन क्यूई आघात तरंग निर्मित हो गई। इस कुल्हाड़ी की शक्ति से प्रचंड हवा उठने लगी। सभी का मानना था कि आशीष दीवान की कुल्हाड़ी का सामना करना अयान के लिए असंभव था, चाहे कुछ भी हो।
यहाँ तक कि अगर अयान समुद्र में जाने के लिए एजियो ड्रैगन का उपयोग करता, और यहाँ तक कि ड्रैगन को झटका देने वाले सनशाइन का भी उपयोग करता, तो भी वह इसका मुकाबला नहीं कर पाता। वह भयानक है। अयान मर गया है, किसी ने भयभीत होकर कहा। इस समय अयान ने एक ऐसी चाल चली जिससे हर कोई पहले से परिचित था। अयान ने अपना विशाल हाथ जमीन पर घुसा दिया। उसकी बाईं कोहनी चाकू के पिछले हिस्से पर दबाव डाल रही थी, और उसने आशीष दीवान पर भयंकर हमला बोल दिया। एजियो ड्रैगन समुद्र में जा रहा है। जेम्स अग्रवाल अजीब तरह से हंसे। भाई है के सामने ये चाल बेकार है। कुछ गलत है, सरिता दुबे ने अयान की ओर इशारा करते हुए कहा। देखो, इस बार अयान की स्थिति अलग है। सचमुच, जेम्स अग्रवाल ने जल्दी से देखा और तुरंत अंतर महसूस किया। इस बार जब अयान समुद्र में गया तो उसके एजियो ड्रैगन का रंग बदल गया था। यद्यपि वह भी आग की लपटों से जल रहा था, लेकिन लपटों में अजीब सी सफेद किरणें भी मिली हुई थीं। आशीष दीवान द्वारा भेजी गई विशाल पंखे के आकार की शॉकवेव वास्तव में अयान के आवेश से आधी कट गई थी। क्या? आशीष दीवान चौंक गए और कुल्हाड़ी को नीचे पटकने के लिए उछल पड़े। अयान ने अपनी कृपाण निकाली और उठा ली। सफेद बिजली के साथ मिश्रित 10 मीटर लंबी कृपाण आकाश से उतरते हुए आशीष दीवान की कुल्हाड़ी से टकराई। धमाका! वहां तत्काल ही विस्फोट हो गया। एक भयानक शॉकवेव ने जेम्स अग्रवाल, सरिता दुबे और अन्य को पीछे की ओर उड़ा दिया। वे दोनों बाहरी इलाके में खड़े थे और अयान तथा अन्य दो के बीच हुई टक्कर से प्रभावित हुए। वे पहले से ही इतनी दयनीय स्थिति में थे। युद्ध के मैदान में आशीष दीवान की कुल्हाड़ी आसमान में ऊंची उड़ गई। आशीष दीवान का विशालकाय शरीर लगातार हवा में उलटता रहा और जोर से उछलकर बाहर आ गया। अयान की ओर देखते हुए वह धीरे से जमीन पर उतरा और एक कदम भी पीछे नहीं हटा। आखिर ये बला है क्या? जेम्स अग्रवाल जमीन से उठे और चिल्लाए, युआन क्यू? नहीं, युआन क्यू ऐसा नहीं है। यह सही है। अयान ने इस बार अपनी अतुलनीय कीमती सफेद ज्वाला जलती हुई बिजली का इस्तेमाल किया। उन्होंने पिछले मौसम के प्रभाव को बदलने के लिए सफेद ज्वाला जलती बिजली का इस्तेमाल किया और समुद्र में जाने के लिए एजियो ड्रैगन को सक्रिय किया। गर्जन! दूर से ही आशीष दीवान की उग्र दहाड़ सुनाई दे रही थी। अब तक मृत नहीं। अयान चौंक गया, और जब उसने देखा तो पाया कि आशीष दीवान पहले ही बड़े कदमों से दौड़कर आ चुका था। वह फिर से बड़ा हो रहा है। सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे। आशीष दीवान की ऊंचाई पहले ही 3 मीटर की अमानवीय ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। विशेष रूप से आशीष दीवान का पूरा शरीर धातु की चमक से भरा हुआ था। यह एक मानव हथियार जैसा था। यह आशीष दीवान के 3 क्रांति वाले इस्पाती शरीर की तीसरी क्रांति थी। आशीष दीवान सचमुच एक विशालकाय व्यक्ति बन गए थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन वह उड़ता हुआ भाग रहा था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, जमीन हिलने लगी। सभी को डर था कि आशीष दीवान का वजन पहले ही 2000 जिन तक पहुंच गया होगा। इसका वजन लगभग 15 या 16 वयस्क पुरुषों के बराबर था। ये दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि अयान भी मुंह में लार टपकाए बिना नहीं रह सका। अयान, मेरी कुल्हाड़ी खाओ! आशीष दीवान का विशाल शरीर ऊपर उछला और चिल्लाया, ब्लू मून स्लैश। 2 मीटर की कुल्हाड़ी अचानक चमक उठी। कुल्हाड़ी पर अर्ध युआन क्यूई की एक परत जमी हुई थी। पहली नज़र में तो ऐसा लगा कि आशीष दीवान ने 10 मीटर लंबी एक भयानक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है। वह 10 मीटर की कुल्हाड़ी वास्तव में अर्ध युआन क्यूई थी। इससे पहले कि आशीष दीवान जमीन पर उतर पाते, आशीष दीवान के भयानक दबाव ने जमीन को हिंसक हवा में धकेल दिया था। जेम्स अग्रवाल और अन्य लोग, जो लड़ाई को नज़दीक से देख रहे थे, केवल अपने हाथ ऊपर उठा सकते थे और हवा के भयानक दबाव को सहारा देने के लिए मौसम का सहारा ले सकते थे। जैसे जैसे आशीष दीवान नीचे और तेजी से नीचे उतर रहा था, अयान को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ रहा है, और यहाँ तक कि उसकी हरकतें भी सहज नहीं थीं। इस चाल की शक्ति संभवतः तीसरे स्तर के मूल रिटर्निंग राक्षसी जानवर को जीवित मारने के लिए पर्याप्त थी। अयान का दिल बैठ गया। अगर यह कुल्हाड़ी गिर गई तो न केवल मैं मांस की चटनी में चूर हो जाऊंगा, बल्कि आलोक सेन और राधिका सेन, जो ज्यादा दूर नहीं है, भी शायद एक साथ खत्म हो जाएंगे। अयान ने दांत पीसकर लड़ाई की। उसने विशाल कृपान को 3 बार झटका और उसकी उंगलियां सफेद ज्वाला धधकती बिजली की सफेद चमक में लिपट गई। फिर उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। थंडर किंग सील, थंडर बर्ड, ची। आकाश में चक्कर लगाता हुआ एक छोटा सा पक्षी ऊंचे स्थान से नीचे उतर आया। पक्षी अयान की हथेली के निशान को भेदता हुआ अंदर घुस गया और अयान ने उसे पकड़कर आकाश में फेंक दिया। गेल स्पैरो तुरंत बिजली पक्षी में बदल गया। छोटे पक्षी का पूरा शरीर सफेद बिजली से लिपटा हुआ था। जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आगे की ओर उड़ा, उसने कई तरह की चटचटाहट वाली आवाजें निकाली। पक्षी की पूंछ भी सफेद बिजली के कारण लंबी हो गई थी, जो लगभग 1 फुट लंबी बिजली की 2 धागों में बदल गई थी। ये दृश्य देखकर सभी को ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग फट जाएगा। एक नया मार्शल कौशल क्यों प्रकट हुआ? आखिर पक्षी का क्या हुआ? ये स्पैरो किंग सील थी जिसे व्हाइट फ्लेम लाइटनिंग द्वारा सक्रिय किया गया था।
हथेली के आकार का पक्षी हवा में 10 मीटर ऊंची कुल्हाड़ी से टकराया। उसी क्षण आकाश प्रकाश से चमक उठा। रात हो चुकी थी और हर कोई अभी भी चीजों को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। इसका कारण यह था कि 6 महान अस्त्र चमक रहे थे। हालांकि थंडरबर्ड और आशीष दीवान के बैटल एक्स के बीच टक्कर दिन के उजाले की तरह चमकी। थंडरबर्ड और बैटल एक्स के मिलन बिंदु पर हवा की एक टोरॉइडल लहर अलग अलग उड़ गई। आशीष दीवान की कुल्हाड़ी मौके पर ही टूट गई। यह मलबे में बदल गया जो एक के बाद एक आसमान से गिरने लगा। वहीं 3 मीटर लंबे आशीष दीवान आसमान से गिरे। उसका विशालकाय शरीर जोर से जमीन पर गिरा, एक बार फिर उछला और फिर नीचे उतरा। अयान ने विशाल कृपान पकड़ ली और वहीं खड़ा होकर हांफने लगा। कुछ दूरी पर आशीष दीवान खून से लथपथ पड़े थे। दृश्य अत्यंत शांत था। सभी लोग आशीष दीवान के दोबारा उठने का इंतजार कर रहे थे। पूरे 1 मिनट के बाद आशीष दीवान का शरीर आखिरकार हिला, लेकिन वह सिकुड़ गया। वह सामान्य स्थिति में वापस आ गया है। अयान ने अंततः राहत की लंबी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि अर्धसार बहुत कष्टकारी है। यदि आशीष दीवान के पास केवल 3 क्रांति वाला स्टील शरीर होता और उसके पास आधा युआन क्यूई नहीं होता, तो वह साधारण जियांटियन द्वारा सक्रिय थंडर किंग सील के साथ आशीष दीवान से आसानी से निपट सकता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अयान की युआन क्यूई के प्रति इच्छा और भी प्रबल हो गई। केवल वही मार्शल कलाकार सच्चा मार्शल कलाकार था जिसके पास युआन क्यूई थी। क्या ये खत्म हो गया? मुझे नहीं मालूम कि यह किसने कहा। अयान ने अजय रेड्डी और आशीष दीवान को एक के बाद एक हराया था और मार्शल आर्ट सिटी के सबसे रोमांचक मुकाबलों का चयन आखिरकार समाप्त हो गया था। दोनों हरे पहाड़ों के प्रतियोगियों ने पहले ही अपने हथियार निकाल लिए थे और एक दूसरे के प्रसिद्ध ब्रांड छीनने के लिए तैयार थे। और इस क्षण ये कितना बेकार का कूड़ा है, एक छेड़खानी भरी चीख निकली। उसके बाद लाल बत्ती चमकी और आशीष दीवान उछलकर दूर जा गिरे। सबने जल्दी से पलटकर देखा तो अयान के सामने एक व्यक्ति खड़ा था और वह व्यक्ति वास्तव में सरिता दुबे थी। क्या? अयान ने बाहें सिकोड़ी। तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? सरिता दुबे ने अपना सिर झुकाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिससे अयान को बहुत अपरिचित महसूस हो रहा था। अचानक उसकी आंखों में एक प्रकार की उदासीनता उभर आई। और वह उदासीनता कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे छद्मवेश के माध्यम से बनाया जा सके, अर्थात यह उदासीनता स्वयं उसकी थी। पहले उसका हानिरहित रूप एक छद्मवेश था। सरिता दुबे ने हंसते हुए कहा, असल में मैं अजय रेड्डी और आशीष दीवान का इस्तेमाल करके तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी। बदमाश, ऐसा लगता है कि मैंने उनका अधिक आंकलन कर लिया था, या यूं कहें कि मैंने आपका कम आंकलन कर लिया था। अतीत में सरिता दुबे वंश में एकमात्र व्यक्ति थी जो सेन वंश के प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण नहीं थी, लेकिन अब उनके प्रदर्शन ने सब कुछ दिखा दिया। उसकी आंखों में नफरत थी। वह किसी और से भी ज्यादा सेन परिवार से नफरत करती थी। अयान 2 कदम पीछे हटा और उस महिला की पुनः जांच करने लगा। अब जाकर अयान को याद आया कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ था उसमें सरिता दुबे शामिल थी। जहां तक सब कुछ का सवाल है, तो ऐसा लग रहा था कि वह एक दर्शक की तरह भाग ले रही थी और उसने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं किया था। अयान को अचानक कुछ याद आ गया जब उसने उसे इस तरह अभिनय करते देखा। जो लोग सचमुच आपको मरना चाहते हैं वे दिन भर आपके सामने चिल्लाते नहीं रहते। सरिता दुबे इसी तरह के लोगों में से हैं। वह चाहती है कि आप मर जाएं, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू रख सकती है और आपके सामने मुस्कुराती रह सकती है। इस प्रकार का व्यक्ति तो नीच व्यक्ति से भी अधिक भयानक था। लेकिन अयान ने बीच में टोका, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? हालांकि मैं अपनी रस्सी के अंत में हूं, आप अभी भी केवल एक जियांटियन 8वीं परत मार्शल कलाकार हैं। अयान के शब्दों का अर्थ बहुत स्पष्ट था। मैंने आशीष दीवान को भी हरा दिया। आशीष दीवान अजय रेड्डी से कई गुना ताकतवर थे। इसके अलावा अजय रेड्डी जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था और उसने 2 गोलियां भी खाली थीं। आप 8वीं परत के मार्शल कलाकार जियांटियन, मुझे डर है कि आप मुझसे एज ऑफ ड्रैगन से एक भी कदम का सामना नहीं कर पाएंगे। हालांकि सरिता दुबे ने अयान के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके कपड़े उतार दिए। सरिता दुबे ने अपनी लंबी स्कर्ट उतार दी और अपना टाइट सूट दिखा दिया। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपकी पीढ़ी के नंबर 1 विशेषज्ञ आशीष दीवान है? सरिता दुबे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी लंबी स्कर्ट उतारने के बाद उन्होंने जो कुछ पहना था उसे देखकर अयान की सांस रुक गई। हिस! अयान चौंक गया। आत्मा दबाने वाली अनुभूति। सरिता दुबे की कलाइयों और टखनों पर काले रंग का लोहे का छल्ला था। आत्मा दमनकारी अनुभूति एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार के अयस्क से बनाई गई थी। इस अयस्क का सबसे बड़ा उपयोग एक मार्शल कलाकार की ताकत को दबाने के लिए और एक निश्चित सीमा तक एक मार्शल कलाकार की ताकत को दबाने के लिए किया गया था। इस आत्मा दमनकारी अनुभूति को पहनने का नुकसान ये था कि एक मार्शल कलाकार अपनी पूरी सामान्य शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ था। इसका लाभ यह था कि खेती करते समय उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती थी। सरिता दुबे ने अपनी बाईं कलाई पर बंधी आत्मा दमनकारी अनुभूति उतारी और बोली,
क्या आप जानते हैं कि मैं सेन वंश से कितनी नफरत करती हूँ? उस समय आपका सेन वंश मायापुरी टाउन में पला बड़ा था। हमारे दुबे कबीले को आपके सेन कबीले की छत्रछाया में जीवित रहना होगा। जब सरिता दुबे ने अपने बाएं हाथ से आत्मा दमनकारी अनुभूति उतारी तो उसका क्षेत्र अचानक जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर तक बढ़ गया। सरिता दुबे ने अपनी दाहिनी कलाई पर पहनी हुई आत्मा दमनकारी अनुभूति उतारी और कहा, मेरे दुबे वंश को मजबूत बनाए रखने के लिए मेरे पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस घटिया आलोक सेन से मेरी सगाई करवा दी, चाहे मैं कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो। भले ही मैं हर दिन और रात आंसुओं से अपना चेहरा धोता हूं, मैं इस तथ्य को नहीं बदल सकता क्योंकि आपका सेन वंश दूसरों से ऊपर है। सरिता दुबे ने जब अपने दाहिने हाथ से आत्मा दमनकारी अनुभूति उतार ली तो उसकी शक्ति में फिर से नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और वह ग्रेटर जियांटियन 9 महान चरणों तक पहुंच गई। वह अपने बाएं पैर से आत्मा को दबाने वाली अनुभूति को खींचती रही। उसकी आंखों में अतुलनीय घृणा झलक रही थी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं केवल अपमान सह सकती हूँ और चुपचाप उस घटिया आलोक सेन के सामने मुस्कुराने के लिए मजबूर हो सकती हूँ। सेन वंश से कुछ दयनीय व्यवसाय प्राप्त करने के लिए मैं केवल आलोक सेन को खुश करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ, आपके सेन वंश के हर बुजुर्ग को खुश करने की। अपने बाएं पैर से आत्मा दमनकारी अनुभूति को हटाने के बाद सरिता दुबे की साधना पहले से ही भयावह आधे चरण मूल वापसी क्षेत्र तक पहुंच गई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने इतनी कम उम्र में वह अंधकार में समय कैसे बिताया? उसने अपने दांत पीसते हुए अपने दाहिने पैर से आखिरी आत्मा दमनकारी अनुभूति उतारी। मैं मन ही मन खुद से कसम खाता हूँ, अगर एक दिन मेरी किस्मत पलटी तो मैं निश्चित रूप से आलोक सेन और सेन कबीले के कुत्ते को मार डालूंगा। जब सरिता दुबे द्वारा अंतिम आत्मा दमनकारी अनुभूति को हटा लिया गया तो उसका क्षेत्र आश्चर्यजनक ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। गुयुआन पहली परत। उड़ते जहाज पर बैठे दर्शकों सहित सभी उपस्थित प्रतियोगी दंग रह गए। मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक विशेषज्ञ प्रकट हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मार्शल आर्ट सिटी सिलेक्शन में वास्तव में मूल क्षेत्र का एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ छिपा होगा। युआन क्यूई, वह निश्चित रूप से युआन क्यूई था। सरिता दुबे ने जब सभी आत्मा दमनकारी अनुभूतियां उतार दी तो एक लंबे समय से दबा हुआ आभामंडल अचानक उसके शरीर से फूट पड़ा। वह आभा शुद्ध आदिम क्यूई थी। अयान का दिल घाटी की तलहटी में डूब गया, मानो सूरज बर्फ की गुफा में गिर रहा हो। अयान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, किसी ने आपके दुबे कबीले को ऐसा करने के लिए नहीं कहा। हमारे सेन वंश ने कभी भी दुबे वंश को दबाया नहीं है। यह आप ही थे जो अपनी पहल पर विवाह की भीख मांगने आए थे। यह आपके दुबे कबीले की पसंद थी, हमारे सेन कबीले की नहीं। यह आपका दुबे वंश था जो सत्ता में चढ़ा। यदि तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हारे पिता चेतन दुबे ने तुम्हें आलोक सेन को अपनी मंगेतर के रूप में दे दिया है। शुरू से लेकर अंत तक सेन वंश ने इस मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया। हमारे सेन वंश ने दुबे वंश के अच्छे इरादों को केवल निष्क्रिय रूप से स्वीकार किया है। दरअसल सेन वंश के प्रति उनकी नज़रों में अभी भी सद्भावना थी, क्योंकि उस समय दुबे वंश कोई बड़ा कबीला नहीं था। ये सिर्फ एक छोटा सा कबीला था जो अज्ञात था। उस समय सेन वंश छोटे दुबे वंश के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार था। चाहे जो भी हो, इसे दयालुता का एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। हालांकि सेन वंश दुबे वंश को नीची नज़र से नहीं देखता था। इसके बजाय वे दुबे कबीले से शादी करने को तैयार थे। हालांकि दुबे कबीले की नज़र में उन्हें लगा कि उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा है। हकीकत में अक्सर ऐसा ही होता है। कभी कभी आपको लगता है कि आप किसी के साथ बिना किसी स्वार्थ के अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता। इसके बजाय उन्हें लगता है कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। अयान ने कहा, जब आपका दुबे कबीला कुछ नहीं कर सकता तो हमारे सेन कबीले ने आपके दुबे कबीले की मदद करने का फैसला किया। लेकिन जब हमारा सेन वंश असफल हो गया तो आपके दुबे वंश ने हमारे सेन वंश को दबाने का विकल्प चुना। वास्तव में हमारे सेन वंश का आधा पतन आपके ही हाथों हुआ था। सरिता दुबे गुस्से से चिल्लाई, चुप रहो। आपका सेन वंश इतना दयालु कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरे दुबे वंश की मदद करने को तैयार नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हारे सेन वंश की पत्नी बनने वाली हूँ? उसकी इस चीख के साथ ही युआन क्यूई का हमला भी हुआ। उस चीख के साथ ही प्रकाश की एक लहर अयान पर छा गई और उसने अयान को उड़ा दिया। ये तो उसकी आवाज की ताकत थी। सरिता दुबे ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की। उसने उदास स्वर में कहा, जो लोग अहंकारी हैं उन्हें स्वर्ग द्वारा दंड दिया जाएगा। आपके सेन वंश ने हमारे दुबे वंश के साथ कैसा व्यवहार किया, मैं इसे 10 गुना और 100 गुना वापस चाहता हूँ। कितना घमंडी आदमी है। अयान को इतना गुस्सा आया कि वह उछल पड़ा और गुस्से से बोला, क्या तुम्हारे दुबे कबीले के सभी लोग नासमझ लोग हैं? ये शब्द तुम्हारे दुबे खानदान को लौटा देने चाहिए। सरिता दुबे ठंडी हंसी हंस पड़ी, कितना चतुर मोह है। आज चाहे कुछ भी बोल दो, पर मैं सेन परिवार में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर आलोक सेन को मारूंगा।